नमस्कार दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी ऑडिट के बारे में। जीएसटी ऑडिट की तैयारी हम कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें जीएसटी ऑडिट की तैयारी करते समय, इसी चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो वीडियो में कहीं जाइएगा मत, स्किप मत करिएगा वीडियो को और लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकनाथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिनांस की दुनिया। जीएसटी ऑडिट का सीज़न शुरू हो गया है। हो सकता है आपका भी जीएसटी का काम शुरू हो गया हो, आपके पास भी लेटर आ गया हो जीएसटी इंटीमेशन का 17-18 या 18-19 का ये आने वाला है। तो ये जीएसटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। जीएसटी ऑडिट की तैयारी कर रहे होंगे आप या फिर करने वाले होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन बातों का ध्यान रखिएगा और किस तरह से आप जीएसटी ऑडिट के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपना डाटा तैयार कर सकते हैं ताकि ऑडिट के दौरान आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो और ऑडिट आप प्रॉपरली स्मूथ तरीके से कर पाएँ। देखिए, पहली बात कि जीएसटी ऑडिट की तैयारी करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखकर आप अपना काम करना होगा। आपको मैं उस पॉइंट को एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ। ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पे जीएसटी के दौरान आपको दिक्कत आ सकती है। डिपार्टमेंट आपको इन पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इन सारी पॉइंट्स को लेकर आपको ऑब्जर्वेशन दे सकता है, आपको पॉइंट आउट कर सकता है। तो इससे बेटर आप पहले से इन चीज़ों को क्लियर करके रखिएगा तो आपको भी एक जीएसटी ऑडिट का एक पिक्चर क्लियर रहेगा आपके दिमाग में। तो ऑडिट करवाने में पूरा प्रोसेस में आपको ऑडिट कराते समय आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप क्लियर माइंड से भी ऑडिट कंडक्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट को। पहला पॉइंट है रिकॉन्सिलिएशन विद जीएसटीआर 1 एंड 3B। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B। देखिए, पूरे साल में आप जिस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करवा रहे हैं या कंडक्ट कर रहे हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप मंथली या क्वार्टरली जो भी पीरियडिकली रिटर्न दिए हैं वो रिटर्न में मेनली आप जीएसटीआर 1 और 3B दिए हैं। तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को एक साथ मिला लें। कहीं आपके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के बीच में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। अगर वो डिफरेंसेस है तो अगर उसके कारण लाइबिलिटी रेज हो रही है तो लाइबिलिटी सेटअप करना पड़ेगा। जो भी प्लस माइनस है उसको आपको सेटल करना पड़ेगा और आपको ये पॉइंट आउट करके एक कम से कम रख लेना होगा आपके वर्किंग में अपने आप को, ताकि ऑडिट के दौरान आप इसको क्लेरिफाई कर सकें। तो पहला पॉइंट हो गया जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 और 3B में क्या रीज़न हो सकता है डिफरेंसेस का। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कभी कभी आपको भी पता होगा कि आप जीएसटीआर 1 में कुछ दिखाते हैं और जीएसटीआर 3B में दिखाना पड़ता है कुछ और किसी कारणवश। जैसे जीएसटीआर 1 में मान लीजिए आपने लाइबिलिटी दिखाया एक XYZ और उसके बीच में ही कुछ चेंजेस करना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा और जीएसटीआर 3 भरते समय आपको कुछ प्लस माइनस करके दिखाना पड़ा। तो ये कारण एक हो जाता है जीएसटीआर 1 और 3B का डिफरेंसेस का। इसके सिवा भी बहुत भी कारण हो सकता है, उसके अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं कि देयर में भी मोर देन 100 रीज़न जो डिफरेंसेस हो सकते हैं 1 और 3B के बीच में। तो मेन हम लोग भी डिस्कस करें जिस पॉइंट में वो है 1 और 3B का डिफरेंस आप कैलकुलेट करके निकाल कर एटलीस्ट अपना वर्किंग में रख लीजिएगा ऑडिट पर्पज़ के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टैक्सेस ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी RCM। आपने इनवर्स सप्लाई जो भी है RCM जिस पे लायबल बनता है, RCM में आपको जिसको पेमेंट करना पड़ता है उसमें आपने किया होगा, सही बात है, किया भी होगा, डिस्चार्ज भी करते हैं हम लोग सभी लोग। लेकिन किसी कारणवश कोई ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर RCM छूट गया है या जितना देना चाहिए आप उतना नहीं दिए हैं, मान लीजिए आपको कुछ आइटम जो है छूट गया है, RCM आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, वैसे चीज़ों को आपको नोट करके पहले से रख लेना होगा। यानी कि RCM का एक आप पूरे साल का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक वर्किंग आपको डिटेल बना कर रख लेना होगा, आइटम वाइज, पार्टी वाइज, इनवॉइस वाइज। ये डिपार्टमेंट जब ऑडिट करता है तो ये चीज़ें मांगती है। इससे आपको क्या क्लियर होगा कि मान लीजिए जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट से अपना डाटा लेंगे और RCM का डिटेल निकालेंगे पार्टी वाइज, इनवॉइस वाइज, और आप टोटल जब देखेंगे अपना जीएसटी 9 में कितना दिखाए हैं
उसमें अगर कोई डिफरेंस है, ये चीज़ तो आप GST 9 जब फाइल करते हैं तब भी हम लोग करते हैं, उसी समय भी पॉइंट आउट हो जाता है। अगर वैसा पॉइंट आउट करके पहले से आपका है तो बात सही है, अगर नहीं है तो आप फिर से एक बार फ्रेश डाटा लेकर ये चीज़ को आप एक रिकाउंसिलेशन करके रख सकते हैं कि RCM में कोई डिफरेंसेस है कि नहीं, जो आपने 9 में दिखाया है और जो आपने अपने 3B में दिखाया है एज ए RCM। तो एक दूसरा पॉइंट ये हो सकता है जहाँ पे आपको लाइबिलिटी आ सकती है डिपार्टमेंट की तरफ ड्यूरिंग एनी ऑडिट सेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया जो इम्पोर्टेंट है और ये आता है जो कि इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ GST। आपको पता होगा कि इनिशियली जब GST इम्प्लीमेंट हुआ 2017 में हुआ था, जब उस समय सारी चीज़ें उलट पुलट थी, सारी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी GST के बारे में, कैसे क्या होगा नहीं होगा, जिसके कारण ऑलमोस्ट सभी टैक्स पेयर ने अपना रिटर्न लेट किया था। किसी का टाइम पे फाइल नहीं होता GST का रिटर्न। तो अगर 17-18 का और 18-19 का आप ऑडिट करवा रहे हैं तो आपको मान के चलिए कि आपका इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट पहली बात की सिर्फ कैश कंपोनेंट में पड़ता है, जो कैश लाइबिलिटी होती है, जो लाइबिलिटी आप कैश में पेमेंट करते हैं उसी पे आपका 18% पर एनम के हिसाब से आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर 17-18, 18-19 का आप ऑडिट करवा रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट बनेगा ही बनेगा। तो उसके लिए डिपार्टमेंट पहले से स्टार्ट जब ऑडिट होगा, जब भी होता है तो पहले से डिपार्टमेंट ने वर्किंग करके रखेगा कि आपका ये लेट पेमेंट है और इस पे इतना इंटरेस्ट बनता है, इतना पेनल्टी बनता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी, अपने वर्किंग के हिसाब से भी आप एक अपना ड्यू डेट के हिसाब से एक वर्किंग करके रख सकते हैं कि आपका जो लेट पेमेंट हुआ है, कितने दिनों का लेट पेमेंट हुआ है, और उस पर आप 18% के हिसाब से, सालाना 18% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भी रख सकते हैं, जो कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा। एक तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां डिपार्टमेंट ऑडिट के दौरान आपको पॉइंट आउट कर सकता है, आपको नोटिस दे सकता है और डिक्लेरेशन और क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, वो है रिवर्सल ऑफ ITC ऑन नॉन पेमेंट इन 138 डेज। यानी कि आपको पता है ITC अवेल करने के कुछ कंडीशंस है एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, ठीक है। एज पर 16 सब सेक्शन 2 में 3-4 कंडीशन में एक ये भी कंडीशन होता है कि आपका माल रिसीव होने के बाद आप उस इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट 180 डेज के अंदर में कर देना होगा आपको, नहीं तो आपका जो ITC है वो डिसअलाउड हो जाएगा, आप इनएलिजिबल हो जाओगे, वो ITC अवेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको एक वर्किंग करके ये भी रखना होगा कि आपने जितना भी इनवर्ड सप्लाई रिसीव किया है, प्रोक्योरमेंट किया है, मटेरियल या सर्विस कुछ भी, इनवॉइस वाइज आपने उसको टाइम पे पेमेंट किया है कि नहीं है, यानी कि विदिन 180 डेज के अंदर में पेमेंट हुआ है या नहीं है। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो अगर आपको ऐसा लगे कि किसी का पेमेंट, किसी पार्टी का इनवॉइस वाइज पेमेंट 180 डेज के बाहर हुआ है तो आपको क्या है वो डिसअलाउड हो सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा। डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर जो भी है आपका वो ITC जो है डिसअलाउड कर सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ ई-वे बिल। ई-वे बिल जरूरी होता है हमें माल मूवमेंट करवाने के लिए वन प्लेस टू अदर प्लेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप किसी कारणवश माल आप भेज देते हैं जहाँ पे आपको ई-वे बिल का दरकार था, लकीली आपका माल सीज नहीं हुआ, रास्ते में पकड़ा नहीं गया, किसी तरह निकल गया, लेकिन बाद में ऑडिट के दौरान क्या होगा, आपको ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ता है हर एक कंसाइनमेंट के हिसाब से कि आपने यहाँ से माल कितने कंसाइनमेंट किए हैं, और उन सारे इन्वॉइसेस के अगेंस्ट में आपको ई-वे बिल प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। यानी डिपार्टमेंट ये मांग सकता है आपको कि जितने भी इन्वॉइसेस है, जितने भी माल आपने डिस्पैच किए हैं, सेल किए हैं, वो सारे इन्वॉइसेस जो हैं ई-वे बिल के द्वारा गए हैं कि नहीं है सारे कंसाइनमेंट। तो जब आप ये डिटेल निकालोगे तो अगर ऐसा कुछ मिल गया जिसके अगेंस्ट में आपने ई-वे बिल नहीं जनरेट किया है, ऐसे ही माल भेज दिया है, तो उस केसेस में आपको दिक्कत आ सकती है, डिपार्टमेंट वहाँ पे आपको पेनलाइज कर सकता है। अगला चेक पॉइंट जो आपको कंसीडर करना होगा GST ऑडिट का प्रिपरेशन करने के लिए वो है मैचिंग ऑफ GST ऑडिट टर्नओवर विथ इनकम टैक्स टर्नओवर। जब आपने फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा, उस इनकम टैक्स रिटर्न में आपने अपने कंपनी का टर्नओवर कितना डिस्प्ले किया है
और आपने अपने GSTR 9 में यानी कि एनुअल रिटर्न में आपने टर्नओवर कितना डिस्क्लोज किया है, ये दोनों का एक रिकॉन्सिलिएशन आपको करके रखना होगा। इन दोनों को एक टैली करके रखना होगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है तो उसका जस्टिफिकेशन भी आपको बिफोर हैंड रेडी करके रखना होगा, ताकि ऑडिट के समय अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है डिपार्टमेंट के द्वारा तो उसका आप रिप्लाई प्रॉपर तरीके से कर सको। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि जो टर्नओवर आप इनकम टैक्स में दिखा रहे हो वही टर्नओवर आपको अपने एनुअल रिटर्न GSTR 9 में भी दिखाना होगा। कहने का मतलब जैसे आपको भी पता होगा कि इनकम टैक्स का डाटाबेस और GST का डाटाबेस अभी मर्ज हो चुका है। अभी आप जैसे 26S निकालोगे तो वहाँ पे आपका जो GST का फिगर भी दिखाता है। तो कहने का मतलब कि दोनों जगह जो आप टर्नओवर डिस्क्लोज कर रहे हो, गवर्नमेंट को दोनों जगह से जो डाटा मिल रही है दोनों सेम होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को पता चले, डिपार्टमेंट नोटिस करता है किसी कारणवश कि ये दोनों टर्नओवर जो डिस्क्लोज हुए हैं GST और इनकम टैक्स के आधार दोनों में अगर कोई डिफरेंसेस है तो वहाँ पे आपको फिर पॉइंट रेज किया जा सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर ये ट्रू निकला तो आपको पेनलाइज और लाइबिलिटी भी देना पड़ सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है टर्नओवर का, जिसको आपका रिकॉन्सिलिएशन तैयार करके रखना होगा। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी करते हैं। कब करते हैं? जब आप लोग एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 9C। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, अगर आप GSTR 9C फाइल करते हैं तो वहाँ पे अभी तक तो क्या होता था 20-21 से पहले 19-20 तक की GSTR 9 को अपना ऑडिटर के साथ अप्रूव कराना पड़ता था, और अभी 20-21 से क्या होगा आप सेल्फ सेटिस्फाइड भी दे सकते हो GSTR 9C। तो 9C में कहने का मतलब हम लोग ये चीज़ डिस्क्लोज करते हैं कि अपना टर्नओवर एज पर बैलेंस शीट कितना है और एज पर 9 में हम लोग कितना दिखा रहा है, उसके बीच का जो भी डिफरेंसेस है उसको हम लोग अनरिकाउंसाइल्ड टर्नओवर करके दिखाते हो। वो फिगर का आपको जस्टिफिकेशन रेडी करना होगा, और आपको डिपार्टमेंट जब रेज करे पॉइंट तो वहाँ पे आप क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंस है इस कारण है। अगला पॉइंट है आपको GST इनवॉइस ऑडिट, यानी कि देखिए ऑडिट जो होता है ना वो GST इनवॉइस होता है। कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जब टर्नओवर कैलकुलेशन की बात आती है किसी भी कंपनी के लिए तो ये पैन बेस होता है, यानी कि पैन इंडिया बेसिस पे होता है। अगर ऑल ओवर इंडिया एक ही पैन के अगेंस्ट में आपके 10 GST रजिस्ट्रेशन है तो अगर टर्नओवर कैलकुलेट होगा तो 10 GST रजिस्ट्रेशन का जो टोटल सेल होगा, टोटल आउटवर्ड सप्लाई होगी, जो टोटल लाइबिलिटी होगी, उसको मर्ज करके आपका जो टोटल कंपनी का टर्नओवर कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर वो ऑडिट केस में आता है तो ऑडिट जो होता है वो 10 GST का, यानी 10 GST नंबर है उनका अलग अलग जिस स्टेट में पड़ता है, जिस सर्कल में पड़ता है, उस हिसाब से GST इनवॉइस ऑडिट होता है। तो ऑडिट के दौरान आपको एक GST इनवॉइस टर्नओवर का भी ब्रेकअप करके रेडी रखना होगा, जहाँ पे आपका जिस स्टेट में ऑडिट चल रहा है उस स्टेट का आपको एक अलग से फिगर निकाल कर रखना पड़ेगा टर्नओवर मैचिंग करके। अगला पॉइंट है जिसको आपको कंसीडर करना होगा GST वर्किंग करते समय ऑडिट पर्पस के लिए, वो है स्टॉक ट्रांसफ़र। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जो पकड़ सकता है डिपार्टमेंट आपके ऑडिट के दौरान, वो है स्टॉक ट्रांसफ़र ऑफ द कंपनी। यानी कि देखिए विद इन द स्टेट अगर आप स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं, आपके बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस है एक ही स्टेट के अंदर में, आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका एक प्रॉपर रिकॉन्साइल्ड स्टेटमेंट तैयार करके आपको रखना पड़ेगा। अगर इन केस अदर स्टेट में भी आपके ब्रांचेस हैं, अगर आप अपना माल जो है अदर स्टेट में भी स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में आपको पता है कि एज पर GST लॉ अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफ़र करते हैं स्टॉक को, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को ट्रांसफ़र करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो स्टॉक ट्रांसफ़र नहीं कहा जाता है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, यानी कि वह एक सेल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो सप्लायर के लिए वो सेल हो जाता है, और दूसरे GST जो कि अदर स्टेट में है सेम कंपनी का, लेकिन उसके लिए वो परचेज ट्रीट होता है। तो ये ब्रेकअप करके आपको एक स्टॉक ट्रांसफ़र का विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट एक स्टेटमेंट बना कर रखना होगा, जो कि आपको हेल्प दे सकता है ऑडिट के दौरान। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां डिपार्टमेंट आपको पॉइंट आउट कर सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डिपार्टमेंट काफ़ी जोर देता है किसी भी ऑडिट में, वो है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम लोग अवेल करते हैं।
और जो आप डिक्लेयर कर चुके हैं GSTR 9 एनुअल रिटर्न के द्वारा। तो ITC का एक बाइफर्फिकेशन आपको तैयार करके रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट बना कर रखना पड़ेगा कि जो एक ग्रुप बनाकर, यानी कि कहने का मतलब लाइक फ्रेट का ITC कितना है, एम्प्लॉय कॉस्ट के अगेंस्ट में ITC कितना है, बैंक चार्जेस के अगेंस्ट में आपने कितना ITC अवेल किया है, कैपिटल गुड्स का ITC कितना है। तो ये मेनली मेन जो ग्रुप है, ग्रुप वाइज ITC आपको जो इनपुट SKD जो आपने अवेल किया उसको एक ब्रेकअप बनाकर आपको एक स्टेटमेंट बनाकर तैयार करके रखना पड़ेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो कि ITC जो आप जैसे कि आप फ्रेट के अगेंस्ट में ITC कितना है, बैंक चार्जेस के अगेंस्ट में ITC कितना है, और वो सारे जो खर्चे हैं जिसके अगेंस्ट में ITC है वो प्रॉफिट लॉस में कितना दिखाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाइड होनी चाहिए ताकि आपको क्लियरली जब आपका क्वेश्चन किया जाए आपके ऑडिट के दौरान तो आप उसको अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर सकें, अच्छी तरह से आप उसको डिफेंस करके अपना स्टेटमेंट दे सकें। और इसके सिवा भी बहुत से छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स जो मैंने अभी डिस्कस किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको कंसीडर करके, और GST की जब आप वर्किंग कर रहे हैं ऑडिट के लिए, जब आप डाटा वर्किंग करके रख रहे हैं, वर्किंग तैयार कर रहे हैं GST पर्पस के लिए, तो ये सारी जो पॉइंट जो है ना आपको दिमाग में रखकर तैयारी करनी होगी। इसको कंसीडर करके आपको अपना डाटा पहले से ही बना कर रखना पड़ेगा ताकि आपको ऑडिट के दौरान आप अच्छी तरह से अपने आप को डिफेंस कर पाओ, क्वेश्चन राइज हो तो उसका वो कर पाओ, ऑब्जर्वेशन आपके पास है तो उसका प्रॉपर रिप्लाई दे पाओ। अगर आपका डाटा ऑलरेडी रेडी रहता है तो आपको ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा GST ऑडिट के बारे में, डिपार्टमेंट ऑडिट के बारे में, और आपको कुछ इससे नॉलेज मिलेगा जो हेल्प करेगा आपके ऑडिट प्रोसेस में और ऑडिट का जो वर्किंग तैयार करेंगे उसमें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा। और अच्छी अगर लगी भी अगर क्वेश्चन पूछना है GST को लेकर, ऑडिट को लेकर, कंप्लायंस को लेकर, कोई भी चीज़ GSTR 1 3B9, तो आप बेहिचक कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।